हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट क्लास में मैंने इसका बता दिया था कि जब पी एक्स डिक्रीज होता है उसका कैसे ग्राफ बनता है, और मैंने होमवर्क क्या दिया था कि जब पी एक्स इंक्रीज हो जाता है आपका तब कौन सा ग्राफ बनता है। तो आप सभी ने बना लिया होगा, आशा करता हूँ आप सब होमवर्क को कंप्लीट करते हैं और ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से बना था ताकि आप अपना वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो इनिशियल बजट लाइन आपकी क्या थी? ए बी। तो इससे क्या हुआ था, इससे हमने मतलब प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ था ना, तो इसलिए ये इनवर्ड क्या कहते हैं, रोटेट कर गई थी। तो ये ए बी डैश कर लो। और इसके कारणवश क्या हुआ था, उसकी रियल इनकम कम हुई थी। तो कंपनसेटेड बजट लाइन बनाने के लिए उससे जो रियल इनकम कम हुई थी वो वापस कर देंगे, तो वो पैरेलल बनेगी ए बी डैश के। और सबसे पहले इक्विलिब्रियम ए बी पे बनेगा E1, और सेम आईसी पे दूसरा आपका E2 बनता है, और दोनों ही कंजम्पशन कम होगी तो E3 इसके E2 के यहाँ पे अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे तो इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों एक्स और वाई की कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से पी एक्स से प्राइस होता है, उसका केस ये है। अब इसी में बहुत सारे केस थे, मैंने बताया कि एक इन्फीरियर लेना है, एक नॉर्मल लेना है। तो आशा करता हूँ वो भी आपने कर लिया होगा, और उसे भी धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो आइए अभी से रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं हम आगे एप्लीकेशंस पे। मतलब ये जो प्राइस इफेक्ट हमने पढ़ा है इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा कि क्या क्या एप्लीकेशंस है इसकी। तो कुछ क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा कि जो जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप होता है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है। पर ये क्या ऑलवेज, मतलब इसका कोई ऑलवेज ट्रू होती है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हालांकि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, पर इसका भी एक एक्सेप्शन है जो कि मैं आप बताऊंगा, जो मैंने पहले बताया नहीं था उसके बारे में डिटेल में। गिवन गुड्स का जो डिमांड कर्व होता है वो सीधा होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है, उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। एंड ये एक एक्सेप्शन होता है आपके लॉ ऑफ डिमांड का। तो या तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डज डिमांड कर्व ऑलवेज, या इज आएगा, सॉरी, इज डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, और या इस प्रकार से लिख सकता है कि ऑल गिवन गुड्स आर inferior but all inferiors are not necessarily given। ठीक है, तो ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो हमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, और अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो हमने पढ़ा है अभी, जो प्राइस इफेक्ट पढ़ा है उसी के उससे मदद से क्या कहते हैं, ग्राफ बना के इसे एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपकी उस पर पकड़ अच्छी होगी तो बहुत जल्दी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारी सी एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो मैं यही बता देता हूँ गिफन गुड्स होते क्या है। तो सर, एक इकोनॉमिस्ट थे सर रॉबर्ट गिफन। तो उन्होंने जब ब्रेड के प्राइजेस बढ़े थे तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो भी लो पेड वर्कर्स है ब्रिटिश, मतलब ये वहीं के बाहर के मोस्टली इकोनॉमिस्ट का हम पढ़ रहे हैं जितने भी हैं, तो जो लो पेड ब्रिटिश वर्कर्स हैं उन्होंने उसकी डिमांड बढ़ा दी थी। और वहाँ पे ये जो लो पेड वेजेस वर्कर थे, इनकी जो मेन डाइट थी वो ब्रेड ही थी। ठीक है, तो इस चक्कर में उन्होंने ब्रेड की डिमांड बढ़ा दी थी। और जो भी अलग ऑल्टरनेटिव या थे, जैसे मीट और ब्रेड का पैराडॉक्स कहते हैं इसे, तो मीट की डिमांड इन्होंने कम कर दी थी। तो ये जो अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ब्रेड की डिमांड बढ़ाई थी, ब्रेड के प्राइसेस हाइक होने के बाद, तो उसे कहते हैं। और जितने भी ऑल्टरनेटिव थे, मेनली इसमें मीट लिया गया या अदर फूड एक्सपेंसिव फूड आइटम्स, उनकी डिमांड कम हो गई थी। तो इसे कहा जाता है गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, इससे क्योंकि प्राइस बढ़ने पे इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी, और इसका मतलब क्या है कि डिमांड कब अपवर्ड स्लोपिंग था। तो ये एक्सेप्शन था एक लॉ ऑफ डिमांड का। तो ये एक लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है प्राइस के बढ़ने के बाद। डेफिनेशन इसकी ये है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये हम कैसे, मतलब एक्सप्लेन कैसे करें इस प्राइस इफेक्ट के थ्रू, कि मतलब ये जो सबसे पहले तो यही डिमांड का नेगेटिवली स्लोप है। ठीक है, कि हमेशा होता है, तो इसका आंसर नहीं है। उसमें सिर्फ एक डायग्राम बनेगा जो कि आप गिफन का केस बना दोगे। ये वाला केस मैं गिफन का ले लेता हूँ। और दूसरा जो क्वेश्चन है, ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर बट ऑल इन्फीरियर्स आर नॉट नेसेसरी गिफन। तो इस वाला ये इन्फीरियर का केस ये है, तब दोनों डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों मैं आपको समझा देता हूँ ध्यान से।
तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने वाई को तो क्या कहते हैं नॉर्मली रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी वाई नॉर्मल गुड होगा, और एक्स को क्या लोगे आप, एक्स होगा आपका यहाँ पे गिवन, और यहाँ पे होगा इन्फीरियर, ठीक है। तो इसके जो केस थे मैंने बताया था कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे आप देख भी लेना इसके वो वाले केसेस कैसे बनेंगे जो हमने पहले बताया था। तो केस हम सेम ही रखेंगे कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ है, ठीक है, ये सब में मैं एक ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आप एक अपनी बजट लाइन बना लीजिए कोई सी भी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक इनिशियल बजट लाइन विच इज़, सॉरी इनिशियल ये यहाँ पे जगह नहीं है, तो इनिशियल तो आपकी ये वाली होगी, हाँ। तो इनिशियल आपने ले ली ये ए बी। तो जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ तो आपका क्या होगा, आपकी जो एक्स की एक्स जो है वो ज़्यादा परचेज कर सकता है, तो इस कारण ये क्या कहते हैं यहाँ से पाइवट हो गया। और पहले हाँ पहले E1 और E2 ले लेते हैं। तो E1 मान लीजिए इनिशियल बजट लाइन पे पड़ेगा, तो E1 आपका ये रहा, और मैं E2 जो है वो E2 कैसे आएगा, तो पहले तो क्या कहते हैं आपका क्या होता था, ये ए बी डैश ले लो, ठीक है, एक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये ए बी डैश हो गया जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, आईसी में बाद में बताऊंगा, फिर हमने जो उसकी रियल इनकम बढ़ी थी वो उससे वापस ले ली, जिसके कारण हमने यहाँ पे कंपेंसेटेड बजट लाइन बनाई। वो क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसे सेपरेट कर सके दो इफेक्ट को, कौन कौन से, इनकम ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ E2, ये दोनों एक ही उस पर आते हैं, हम एक्सियन अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो ये एक ही आईसी पे मैं बना दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका IC1, तो ये तो हो गई X2, ये हो गई X1। अब आपको इसमें देखना है कि गुड कौन सा है। अब इक्विलिब्रियम उसी हिसाब से आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन कर दूं, तो ये वाले अगर बीच का एरिया होगा, यहाँ पे दोनों ही कंजम्पशन बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों गुड नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं है, एक ही नॉर्मल है। और नॉर्मल भी कौन सा है, नॉर्मल वाई है। तो आपको वाई की तो कंजम्पशन बढ़ा रही है और एक्स की कम करनी है, क्योंकि एक्स जो है आपका इन्फीरियर गुड है। तो वो इसके इस साइड आता था वो वाला केस जो मैंने पहले आपको दिखाया भी हो, ये रहा एक्स इन्फीरियर वाई नॉर्मल, अगर आपको याद हो। तो E3 आपका कहाँ पे बनेगा, E3 इससे पहले बनेगा। पर दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनका जो यहाँ पे जो टेबल बनाई थी, उनका जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होता है। तो ये कहाँ तक आ सकता है, मतलब आपका जो E2 है E3 है वो इससे कहाँ तक आ सकता है, इसके बीच में आ सकता है, क्योंकि इसके बीच में ही आपका जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, जो कि यहाँ से X1 से X2 तक गया है, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, वो इनकम इफेक्ट से कम होगा, क्योंकि इनकम इफेक्ट जब यहाँ पे बीच में भी गया तो इनकम इफेक्ट यहाँ तक आएगा, और ये इससे कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर अगर E1 के यहाँ घेर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि जो इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, और वो कौन से गुड्स का केस हो जाएगा, वो गिफन का हो जाएगा। वहाँ मैंने इतना ज़्यादा करा नहीं था कि कंफ्यूज हो जाओगे, पर अब क्या कहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी चीज़ें, और चीज़ें पता चलती रहेगी, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। आराम से आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, वरना आप ऐसे मिस आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं बनाऊंगा तभी ये इन्फीरियर गुड होगा, क्योंकि जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो नेगेटिव है और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, जो मैंने टेबल से आपको समझा दिया था, ये वाली टेबल से, ठीक है। पर अगर यहाँ पे ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, गिवन गुड। तो ये मैंने अच्छे से बता दिया आपको। तो E3 मैं ले लेता हूँ इसके बीच में, E3, और ये बना दिया आपका IC2, ठीक है। तो ये हो गया IC2। अब यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स लेना है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे हम डिमांड कब बनाएंगे, प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस है, तो प्राइस को सिर्फ मैं मतलब X1 और यहाँ पे क्या आई थी X3, हाँ X3 को ही लूँगा, क्योंकि ये पूरा X1 से X3 तक प्राइस इफेक्ट होता है, जैसे कि आपको बताओ। तो लाइन ऐसे आगे नीचे करते रहेंगे, तो ये आ जाएगा आपका X1, ये आ जाएगा X3। यहाँ पे प्राइस ले लीजिए, प्राइस क्या हुआ है यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे फॉल हुआ है, तो P1 से P2 आया है। तो अगर यहाँ से आप बनाएंगे भी P2 पे तो आगे हो जाएगा, P1 पे ये वाला हो जाएगा X1, और ये आपका बन जाएगा डिमांड का, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। पर दूसरी एक कंडीशन आ जाती है गिफन वाली। भाई गिफन में कैसे बनेगा, तो गिफन में पहले वही मैं जल्दी से बना देता हूँ, ये डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनिशियल, फाइनल, और फिर आपकी हो गई कंपेंसेटेड बजट लाइन। वही E1 यहाँ पे आपका, E2 यहाँ पे ले लेते हैं, ये IC1 जाता है, ठीक है, IC1,
ये x1, ये थोड़ा सॉरी ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, इसे x1 मान लो। और अब यहाँ पे मेरे को E1 के इधर चाहिए क्योंकि इनकम इफेक्ट मुझे ज़्यादा चाहिए, पॉजिटिव तो चाहिए ही चाहिए पर उसके ज़्यादा चाहिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। तो यहाँ पे E3 आ जाएगा IC2 पे, तो यहाँ पे करेंगे तो वो x1 से भी पहले आ जाएगा, तो ये x3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो प्राइस इफेक्ट हो गया और ये पूरा इनकम इफेक्ट, और यहाँ से ये नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब यहीं पे इसे x1 और x3 को लेंगे, ये आपका हो गया x1, ये हो गया x3, तो ये कम हुई है और प्राइस ले ले दो P1 P2, तो P1 तो यहाँ पे x1 पे आएगा, P2 ओ सॉरी हाँ P2 ले लीजिए या P3 ले लीजिए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, P3 x3 के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये हो गया अपवर्ड स्लोपिंग। तो इन केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड कर्व डज नॉट अप्लाई। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। ये आपको ये दो डायग्राम बनाने और फिर इसे एक्सप्लेन कर देना है कि गिवन गुड्स आर दोज गुड फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज डायरेक्टली, ऑन द अदर हैंड inferior goods are those good for which income and quantity demanded varies indirectly. All given goods are necessarily inferior. This is because for given goods price effect must be positive, which means price effect and quantity demanded must be directly related, and price effect can be positive only when income effect is positive and is greater than the negative substitution effect. It means that the income effect and substitution effect will work in the opposite direction. अब ये तो डेफिनेशन हो गई कि ऑल गिवन गुड्स आर नेसेसरी इन्फीरियर। ठीक है, अब बताएंगे आप कि ऑल इन्फीरियर गुड क्यों नेसेसरीली गिवन क्यों नहीं होते, बिकॉज जो नॉन गिवन इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनमें प्राइस इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, जिसका मतलब ये है कि नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को एक्सीड करता है, सो दैट प्राइस इफेक्ट रिमेन्स नेगेटिव. So as a result, demand curve for given good will be positively sloped and demand curve for inferior good will be negatively sloped. Therefore, we can say that demand curve is not always negatively sloped. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कर लेना, ये आता ही आता है. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय.